आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस मैम। जी स्टूडेंट्स, आपके साथ मैंने लास्ट लेक्चर की अटेंडेंस का स्टेटस शेयर किया है। अगर किसी की अटेंडेंस में कोई इशू है तो वो बता सकते हैं। मैम मैं लास्ट क्लास में डिसमिस हो गया था, मेरी अटेंडेंस तो काइंडली मार्क कर दें। नहीं सैफुर रहमान, आप क्लास में अवेलेबल नहीं थे, मेरे पास होती हैं रिपोर्ट्स। मैम मैं तकरीबन आया था आधे पौने घंटे तक मैंने क्लास ली थी, फिर लाइट चली गई थी। स्टार्ट में मैं आया था। ठीक है। मानो गलत बयानी ना किया करें। ठीक है जी।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों ने अटेंडेंस रिव्यू कर ली होगी लास्ट लेक्चर की। और अ, किसी का अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं yes, नेक्स्ट लेक्चर ma'am. क्रिएट कर रही हूँ, और प्लस आपका जो आज का लेक्चर है उसमें हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, उससे रेलिवेंट एक्टिविटी जो है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को आपने बहुत केयरफुली सुनना है, इसके अलावा आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, लेकिन स्टिल अटेंटिवली जो चीज़ जहाँ से क्लियर ना हो फॉरन क्वेश्चन करें, उसको अटेंटिवली लें। स्लाइड्स विजिबल है? Yes, ma'am. मैम एक क्वेश्चन था प्रोजेक्ट से रिलेटेड ना, ये टिकट रिजर्वेशन सिस्टम एक्सेप्ट हो जाएगा नहीं होगा? नहीं, नहीं होगा? नहीं बेटा, मैं फिर आप ही कोई बता दें, कोई आइडिया नहीं आइडिया हमें तो आपने समझ करना है, मैं समझ नहीं नहीं बता। आ रही। आप तो सारे रिजेक्ट करी जा रही हैं, 3-4 किए हैं, तीनों रिजेक्ट कर रही हैं। 3-4 क्या क्या किए हैं आपने? एक वोटिंग सिस्टम था, ठीक, एक ऑनलाइन कस्टमाइजेशन टेलर शॉप, ठीक है, और ये तीसरा ये आ गया कस्टमाइजेबल और टेलर, टेलर जी। ठीक है वो कर लो, टेलर शॉप कर लो। चलें फिर वो हम आप लिखते हैं उसको शीट के ऊपर ना। हाँ मैं कर लेती हूँ जी। मैं हमारा भी ऐड कर लें, हमारा भी कह रहा अरे था उसमें करते हैं हसाना। फिर पहले जी, एक सेकंड पहले आप लोगों के प्रोजेक्ट्स ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूंगी लेक्चर। B2 सेक्शन जी, किस क्या था? B2 तो सारा कंप्लीट लग रहा है। सर मैम अबू बकर नो सबमिशन, अच्छा एक मिनट, क्या नाम है? अबू बकर जी। 73 नहीं, 19 019। 19। हाँ अबू बकर ई वोटिंग सिस्टम था, ठीक है। आपने अब करवाया है टेलरिंग जो कस्टमाइजेबल, जी कस्टमाइजेबल ऑर्डर होगा इसमें। जी उबर क्रीम मॉडल के थ्रू होगा कि एक तरफ टेलर होंगे, एक तरफ कस्टमर होंगे, दरम्यान में ब्रांड्स होंगे। कस्टमाइजेबल इसमें क्या होगा? उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जो अनस्टिच जो होंगे ना, वो टेलर के थ्रू, टेलर्स कनेक्टेड होंगे एक तरफ कस्टमर कनेक्टेड होंगे, दरम्यान में ब्रांड्स होंगे। शॉप तो नहीं मैं लिख रही, आप कुछ और फिर बाद में इसको रिफाइन करने के लिए सोच लेना। और मलाइका साथ है मेरे पार्टनर। ठीक है, कस्टमाइजेबल टेलर, इसका आप रिफाइन कर लेना जरा, नाम मैंने ऐसे ही रैंडम बस कर दिया है। ठीक है, मलाइक, नीचे है, नीचे मैम, नीचे। मलाइका अजीज यस। जी। और अभी किसने कहा है चेंज करना है? मैम साद अशरफ। जी साद अशरफ, बताएं। मैम मेरा भी प्रोडक्ट फाइंडर एप्लीकेशन है शराज हुसैन के साथ। शिराज हुसैन के साथ, ये मार्क्स क्या लगे हुए हैं साथ में? ये 48 30 असाइनमेंट 1 है, ठीक हो गया? साथ चेक कर लें एक दफा। जी मैम ये जी शीट और कहाँ पे अपलोड है? अभी अपलोड नहीं हुई, आज हो जाएगी जी। ये रेज हैंड किसका है? अबू बकर, ये कौन सा अबू बकर है? 73? नहीं मैम, वो मैंने किया था फिर अच्छा जी। अब्दुल रहमान ने भी कुछ बोला है अभी, मोहम्मद अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान आपकी भी नो सबमिशन है अभी तक। चले मैं एक दफा नेम्स कॉल कर देती हूँ जिन लोगों की नो सबमिशंस हैं और कोई
प्रोजेक्ट नहीं है और इसी वजह से उनकी असाइनमेंट्स लेट होने के चांसेस हैं। एक है जी अली रजा। वो मैं आपको सबमिट करवा दूंगा कब सबमिट करवाएंगे? आज रात को या आसपास। ठीक है जी। नो सबमिशन अली रजा है। अली रजा के अलावा अब्दुल रहमान है और अबू बकर 73 है। आप लोग ग्रुप भी बना सकते हैं, आपको जहाँ पे नजर आ रहा है ना कि सिंगल मेंबर है, उनसे आप कम्युनिकेट करके ये ग्रुप में भी आ सकते हैं उनके साथ। 2 पर्सन ग्रुप अलाउ है। मैम फेयर शेयर पे ठीक है ना, उसमें मैं बना दूं? फेयर शेयर कहाँ है? मैम ऐसे कि वो ऊबर हो या दूसरी गो क्रीम एनीवेयर। वगैरह बुक की हो हमने। ये गो एनीवेयर मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उजैर के साथ बनाना चाह रहे हैं? नहीं मैम, क्या है ये? मैम अब्दुल मैं इस तरह किसी के पास अब्दुल रहमान बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। अब्दुल रहमान आवाज क्लियर नहीं है। आप सोच लें, फिर बाद में देख लेते हैं। अब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जी लास्ट लेक्चर में प्रोफाइल तक डिस्कस हुआ, तो पर्सोना डिस्कस हो चुका है। ये डिस्कस हो चुका है पर्सोना। जी V2 सेक्शन आपके साथ पर्सोना डिस्कस हो चुका है। कमाल है। जी मैम हो गया। जी चलें, आज हम करेंगे एक केस स्टडी। और केस स्टडी हमारे पास है, हमने एक एप्लीकेशन कंसीडर करनी है, इंटरफेस। अभी तक जो हमने एनालिसिस में डिफरेंट टास्क परफॉर्म किए हैं वो 2 ही हैं। एक हमने क्लासिफिकेशन करके प्रोफाइल बनाए हैं, ये आपको याद होगा। एक तो हमने क्लासिफिकेशन करके उसके बाद प्रोफाइल्स बनाए हैं। क्लासिफिकेशन हमारी इसमें हो गई थी, थोड़ा सा उसको फर्दर डिफाइन कर लिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। उसके बाद हमने हर प्रोफाइल के जितने भी प्रोफाइल्स हमारे पास बने हैं, कुछ कमर्शियल एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही प्रोफाइल बना होगा द यूजर का, और जो कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं उनमें हमारे मल्टीपल प्रोफाइल्स बने हैं। उन सब प्रोफाइल्स के अगेंस्ट हमने पर्सोना क्रिएट करने की प्रैक्टिस की। और उसके बाद जब पर्सोना हमने डेवलप कर लिए, तो उसमें से भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी सेलेक्ट करना होता है। तो वो सिलेक्शन के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। तो आज जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो एक छोटी सी केस स्टडी है। और उस केस स्टडी में हम आपको बेसिकली जो चीज़ प्रैक्टिस करवाएंगे वो ये है कि इतना काम करने के बाद भी आप रफली यू वुड बी एबल टू redesign any existing applications interface according to the requirements or judgment given by persona। ठीक है, जो जो भी उसकी एनालिसिस में, persona के एनालिसिस में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, आप उस पर्टिकुलर पर्सन को फैसिलिटेट करने के लिए किसी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है उसको रिवाइज करने के काबिल होते हैं इन 2 स्टेप्स में। तो वो बेसिकली मतलब बड़े सिनेरियोज में तो बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी टू सम एक्सटेंट यू कैन गिव अ क्विक एंड डर्टी एनालिसिस एंड देन रीडिजाइन टू अ पर्टिकुलर, क्या कहना चाहिए, सिस्टम। तो अब आपको ये दोनों मेथड यूज करके हम रीडिजाइन करवाएंगे। इसके अंदर जो आपको एक केस स्टडी नजर आ रही है वो है जी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम। बहुत से लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। इसके अलावा इस तरह के एंटरटेनमेंट सिस्टम्स आजकल अच्छी जो कंपनीज हैं उनकी बसेस में भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स में अवेलेबल हैं। तो ज़्यादातर जो हम ऑब्जर्व करते हैं ये फ्लाइट्स में होता है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है उसको हमने कंसीडर किया है फॉर जूम एयरवेज। तो जूम एयरवेज में ये इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम किस तरह से प्रोवाइड किया गया है, पहले ये हम समझ लेते हैं। एट ईच सीट अ टच स्क्रीन वीडियो कंसोल इज अवेलेबल। ठीक है, जैसे आपने देखा है हर सीट की बैक में अवेलेबल होता है। 36 films in 5 categories are available. 36 music channels are available.
न्यूज़, चिल्ड्रन शोज, गेम्स, शॉपिंग, ये सारी ऑप्शंस अक्सर आपने ऑब्जर्व किया होगा फ्लाइट्स में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद इस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए उन्होंने एक कंप्यूटर विद लार्ज हार्ड डिस्क एट फ्रंट ऑफ प्लेन जो है वो उसके लिए यूज़ की हुई है। उसके बाद इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो है ट्रू वीडियो ऑन डिमांड है, और हर पैसेंजर जो है वो अपने कंसोल पे उसको स्टार्ट, पॉज, रिवाइंड और इंडिपेंडेंटली उसको रिवाइंड कर सकता है, उन प्रोग्राम्स को उन कंसोल्स पे इंडिपेंडेंटली यूज कर सकता है, देख सकता है। तो ये सारा सिस्टम जो है इसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दो तरह के इंटरफेसेस यूज किए गए हैं। एक इंटरफेस है वन फॉर पैसेंजर्स इन द सीट कंसोल, एक तो पैसेंजर्स के लिए है जिनको आप यूजर्स कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो एम्प्लॉइज के लिए है जो इन द अटेंडेंस स्टेशन, जो मतलब मेन कंप्यूटर को जिनके पास एक्सेस होती है और वो फिर अलाउ करते हैं, ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, फिर जो किसी क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस आते हैं उसमें सिस्टम को पॉज करके वो अनाउंसमेंट्स और अलर्ट्स वगैरह देते हैं अपने पैसेंजर्स को। यहाँ तक समझ आ गई है सबको कि ये सारा कंट्रोल किस तरह से मैनेज हो रहा होता है? ये आपने बसेस में भी ऑब्जर्व किया होगा, और इसके अलावा ये प्लेन्स में तो बहुत कॉमन है। जी क्लियर है? जी सिस्टम की समझ आ गई यस है? मैम। जी मैम अभी तक तो क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे पास इस केस स्टडी की के अंदर जो अवेलेबल ऑप्शंस थी वो है। अब हम इसका इंटरफेस रिव्यू कर लेते हैं। ये इसका इंटरफेस है। इसमें आपको एक स्क्रीन नजर आ रही होगी जिसमें डेमो डिस्प्ले हो रहा है। जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मली एक इनिशियल डेमो से होता है, ताकि जितने भी न्यू पैसेंजर्स हैं या जिन्हें पहले से यूजेज नहीं क्लियर है उनको हेल्प किया जा सके कि सिस्टम को वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इस पूरी इंटरफेस पे आपको जो चीजें नजर आ रही हैं वो एक ये टच स्क्रीन है और ये दो मैकेनिकल कंट्रोल्स हैं, और ये मैकेनिकल कंट्रोल्स आपको ये पता नजर आ रहा होगा स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, प्लस और माइनस। क्लियर? ये वो अवेलेबल सिनेरियो है जिसके थ्रू ये इंटरफेस है जिसके थ्रू इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व किए गए थे। वो कैसे ऑब्जर्व किए गए? हमने पर्सोनास क्रिएट किए, क्लासिफिकेशन के बाद उनके इंटरव्यूज किए, तो हमें पता चला कि पैसेंजर्स को कहाँ पे डिफिकल्टी है या इशू है और हम उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? नो योर यूजर, दैट मींस यूर नो योर यूजर। ये आपने देखा होगा, हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारी फेज थी उसके अंदर डिस्कस किया था व्हाट इज वांटेड के अंदर। तो नो योर यूजर में हमने जो सबसे पहला काम किया था वो हमने क्लासिफिकेशन की थी, और क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था जो हमारा मेजर यूजर, लाइक हमने इसमें से ये जो हमारा सेकंड इंटरफेस है जो कि अटेंडेंट्स को प्रोवाइड किया गया है, इसको नहीं छेड़ना। हमें जो रिवाइज करने की जरूरत है वो पैसेंजर को इजी एक्सेस प्रोवाइड करने की जरूरत है, यानी पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए करना है। तो स्टाफ तो सिंस लर्न कर चुका है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो सबसे पहला अपना क्लासिफाई करने के बाद यूजर सिलेक्ट किया है वो कौन है? पैसेंजर है। तो हमने सीट कंसोल का इंटरफेस के लिए सिलेक्ट किया, और उसके अंदर हमने देखा कि वो बेसिकली किन यूजर्स के यूज में है और यूजर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ यूजर क्लासिफिकेशन के लिए हमें जो कैटेगरीज नजर आई वही कैटेगरीज थी जो प्लेन में प्रोवाइड की जाती हैं पैसेंजर को। फर्स्ट क्लास पैसेंजर होता है, बिजनेस क्लास होता है और इकोनॉमी क्लास होता है। ये भी आप सब लोगों को पता होगा। उसके बाद एज ग्रुप में देखा जाए तो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एल्डरली भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई एज सच, चूंकि ये कमर्शियल एप्लीकेशन है, जिसने उस प्लेन का टिकट बाय कर दिया और वो उसके अंदर उसकी सीट पे बैठ गया, वो इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूजर होगा। तो इसमें हम बहुत ज्यादा जो है डिटेल्ड क्राइटेरिया सेट नहीं कर सकते। रिमेंबर, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो कमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम बहुत ज्यादा नैरो क्राइटेरिया सेट नहीं करते और बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स पे बात नहीं करते।
तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, एक तो आपको क्लास नजर आ रही है जो सीट्स की अरेंजमेंट होती है, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास की। दूसरा आपको नजर आ रहा है एज ग्रुप। अब आ जाए जी, अब ये तो हमारे प्रोफाइल का डाटा था, इससे ज्यादा एट्रीब्यूट्स हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, इसलिए हमने द यूजर को फॉलो किया एज अ प्रोफाइल, ये एट्रीब्यूट्स देखे और इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए पर्सोनास बिल्ड करने के लिए। क्लियर? अब हमने क्या किया, जो हमारे फर्स्ट पैसेंजर हमने जिनका किया है पर्सोना क्रिएट, सबसे पहले हमने नाम उसका आइडेंटिटी लिखी है, फिर एज उसकी 52 है और फर्स्ट क्लास का पैसेंजर है, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा है। उसके बारे में काफ़ी डिटेल उन्होंने एक्सप्रेस की है, सारी डिटेल्स बताई हैं किस तरह का है, क्या कहाँ रहता है, क्या करता है। तो जाहिर है वो जिस एक फ्लाइट के डिफरेंट पैसेंजर्स के हम इंटरव्यूज ले रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम जो है वो कोई कॉमन डेस्टिनेशन शेयर कर रहे होंगे और कॉमन स्टेशन से उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ें उनकी कॉमन हो सकती हैं। तो चक जिस दिन की आइडेंटिटी, एज और वो किस क्लास में सफ़र कर रहा है, ये शो करने के बाद हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया। वो डिस्क्रिप्शन के अंदर से जो हमने अपने मतलब की बात निकाली, फॉर इंटरफेस रीडिज़ाइन या यूआई यूएक्स डिज़ाइन, वो ये है जी, वो हमने सेपरेट कर लिया। इसको आपने थरली ज़रूर पढ़ना है, इतनी में ये रिक्वायरमेंट होती है जब आप पर्सोना डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, कि कम से कम इतनी डिटेल आप हमें प्रोवाइड करें। तो इसमें जी हमने जो इसमें से अपने मतलब की बात एक्सट्रैक्ट की है वो ये है कि चक नोज हिज वास्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस एंड दैट हैज अर्नड हिम सम शॉर्टकट्स। मतलब क्योंकि उसने इस फ्लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, ज़ूम एयरवेज को, उसकी वजह से, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हुआ क्या है कि वो इस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है और उसको कुछ शॉर्टकट चीज़ जो है वो ज़बानी याद हो चुकी हैं। तो इसके अलावा उसको किस तरह यूज़ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ही डजंट माइंड इन्वेस्टिगेटिंग लिटिल एफर्ट इन रिमेम्बरिंग द स्पेशल कमांड्स। तो इसलिए अगर उसको कभी कोई नई कमांड याद करनी पड़ भी जाए तो उसको मेमोराइज करना पसंद करता है, क्योंकि इन फ्यूचर भी उसने इस सिस्टम को टाइम टू टाइम एक्सेस करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है और उसको मेंबर भी है उनके 1 लाख माइल क्लब कार्ड का। तो उस इस पॉइंट ऑफ व्यू से जग जो है उसको लर्निंग में और यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और बजाय इसके वो कि वो मतलब नॉर्मली जो डेमो स्क्रीन और लर्निंग के लिए चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे इरिटेट होता है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट भी जग से मिलती जुलती हमारी एक फीमेल पैसेंजर है। नेम आइडेंटिटी हमने शो कर दी, एज हमने कहा जी 31 है और बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे आकर डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह उनके बारे में भी काफ़ी डिटेल प्रोवाइड की गई है, जिसमें से हमारे मतलब की बात ये है कि ये भी जस्ट लाइक चक पर जस्टिन मैरी डिपार्ट जो है ये भी काफ़ी अनवाय होती है, टाइम कंज्यूमिंग, जो ट्रेनिंग मैनुअल्स होते हैं, ट्रेनिंग डेमोज होते हैं उनसे। तो ये दोनों जो हैं ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड क्या कहना चाहिए यूजर्स हैं, या इनका ट्रेनिंग लेवल ज़्यादा है और ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर होने की वजह से इस पर्टिकुलर सिस्टम को काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें इसका यूजेज क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है, क्या चाहिए, कैसे अप्रोच करेंगे। तो ये तो जी किसी भी एक्सपर्ट यूज़र की जो एक मेजर क्या कहना चाहिए साइकी हो सकती है, जो प्रॉब्लम इशू हो सकता है वो यही है कि अगर हम उनको ज़बरदस्ती डेमोज और इस तरह की वीडियोस दिखाएंगे, ट्रेनिंग मैनुअल्स दिखाएंगे, तो वो इससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, नॉर्मली वो चाहते हैं कि वो क्विकली अपनी रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको प्ले कर लें। अब नेक्स्ट पर्सोना पे आ जाए। हमने इस फ्लाइट के अंदर यहीं पे बस नहीं करना, हमने डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स के लोगों को टारगेट करके इंटरव्यू करना है। फिर हमें उसमें से एक बच्ची नजर आई 9 इयर्स ओल्ड, एरिन स्कॉट, इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर रही है। इसी तरह से उसकी भी डिटेल दी हुई है। हम अपने मतलब की बात उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ये है कि एरिन जो है वो काफ़ी पैशनेट लर्नर है और वो गेम्स वगैरह जो है उनको खेलने के लिए, कुछ भी नया चीज़ सीखने और उसके लिए रेडी होती है। लाइक वो ये ऐसी पैशनेट लर्नर है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई डेमो स्क्रीन्स भी आ रही है। वो नई से नई चीज़ लर्न करना चाहेगी और नई से नई जो ऑप्शंस हैं उनको सीखना चाहेगी, गेम्स वगैरह को एक्सेस करने के लिए या चलाने के लिए। क्लियर? तो नॉर्मली हमने ये ऑब्जर्व किया, हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कुछ ना भी बताएं तो वो इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं या मोबाइल फ़ोन ही ले लें
तो उसको हमसे ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, पैशनेट होते हैं और बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेते हैं जिनका हमें भी पता नहीं होता। तो ये उनके उसी पैशन की वजह से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, एक और डिफरेंट हमने टाइप का यूज़र जो है उसको एनकाउंटर किया और वो हमें नज़र आया केल्विस मैकविन। केल्विस मैकविन टू ओल्ड था, 63 इयर्स ओल्ड है, इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहा है। अब इसकी जो बायोग्राफी और डिटेल्स को अगर हम देखें तो वो इतनी ज़्यादा हमारे मतलब की है, उसमें से हमने सेपरेट कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया। एक तो हमने देखा है कि वही कॉमन चीज़ जो सबने हमने पूछी थी कि वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ रहता है, टेक्सास में रहता है और साल में कोई 2 दफ़ा, मतलब फ्रीक्वेंट लेवल नहीं है, साल में कोई 2 दफ़ा जो है वो अपनी डॉटर के पास बोस्टन जाता है। उसके बाद केल्विस के बारे में जो एक मेजर बात जहाँ पे हाईलाइट हुई है वो ये है, केल्विस माइट बी ओल्ड, वो नज़र ही आ रहा है, बट ही स्टिल स्प्रे, लाइक वो फिर भी पैशनेट है और वो ये नहीं है कि चुप करके बैठा रहेगा, वो कोशिश करेगा इस सिस्टम को यूज़ करने की। ही स्लाइटली एम्ब्रेस्ड विद द टच ऑफ आर्थराइटिस। तो यहाँ से ये पता चलता है उसको ना हैप्टिक नर्व्स की डिसेबिलिटी है और आर्थराइटिस है, यानी उसके हैंड्स जो है वो शेकी रहते हैं, तो उसको टच करने में, टच करके ऑप्शंस को मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, माइंड इज स्टिल शार्प, लाइक ज़ाहिर है ज़हन तो उसका ठीक काम करता है, तो वो कोशिश करेगा कि वो कोई, ज़ाहिर है बोरियत भी फील करेगा लॉन्ग रूट पे और कोशिश करेगा कि वो अपने आप को एंगेज करने के लिए कोई ऑप्शन ट्राई करे। तो केल्विस डज नॉट ओन कंप्यूटर, तो उसके पास कोई कंप्यूटर नहीं, ना ही उसका कंप्यूटर यूजेज का कोई बैकग्राउंड है। ही इज firmly of the opinion that he can get by without it, मतलब उसको ज़रूरत भी नहीं है उस WhatsApp। उसके बाद केल्विस had to start wearing glasses about 5 years ago। अब एक और नई चीज़, नई फिजिकल डिसेबिलिटी पता चली जिसका कंप्यूटर इंटरेक्शन में एक मेजर रोल है और वो है उसकी आई साइट। हैप्टिक नर्व्स, टच नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए और आई साइट यूज़ होनी है आउटपुट को व्यू करने के लिए। जी, यहाँ तक समझ आई कि वो दोनों चीज़ें जो जिसमें उसकी डिसेबिलिटी है वो एक्सटेंसिवली यूज़ हो रहे हैं किसी भी एप्लीकेशन को चलाने और यूज़ करने में। जी, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। जितने भी अभी हमने यूज़र डिस्कस किए हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपको कौन लग रहा है? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किसके हैं? इन सब में से 4 पर्सोनास डिस्कस किए हैं अभी तक हमने। चैलेंजिंग तो ये वाला ही है सबसे ज्यादा। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इस पर्टिकुलर यूज़र के हैं बिकॉज़ एज ही इज़ देयर विद सम डिसेबिलिटीज। तो जब भी आप किसी डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो दोस काइंड ऑफ स्पेशल इंडिविजुअल्स जो है उनको ट्रीट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी यूज़र जो है वो लर्निंग भी कर लेते हैं और उन्होंने चीज़ों पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी और हिंड्रेंस को भी कोप कर लेना होता है। इसका मतलब है अगर हम स्पेशल यूज़र की, आपको याद होगा जब मैंने पर्सोना के बारे में आपको बताया है तो हमने ये देखा था, पर्सोना को मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था स्टार्ट करें विद लार्जर सेट ऑफ पर्सोनास, मिनिमम 4 और मैक्सिमम हम 8 की रिक्वायरमेंट्स रखते होते हैं। तो अगर 8 से स्टार्ट करें तो वो नैरो डाउन होते जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ मैंने 4 रखी है एक थ्रेशोल्ड, मिनिमम 4। दूसरी गाइडलाइन थी जो वो रिडंडेंट है उनको थ्रो अवे कर दें। फिर हमने उसके अंदर से पिक करने होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है? ये पिछले लेक्चर की चीज है जो मैं आपको इस वक्त रिवाइज करवा रही हूँ। प्राइमरी के बारे में हमने कहा था ऐसा पर्सोना होता है जिसकी नीड्स किसी दूसरे पर्सोना की नीड्स को सेटिस्फाई करने से पूरी नहीं हो सकती। प्राइमरी कौन होता है? जिसकी नीड्स उसकी डायरेक्ट नीड्स को ही सेटिस्फाई करने से पूरी होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अगर आप किसी और पर्सोना के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो आपका ये पर्टिकुलर प्राइमरी पर्सोना उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। अच्छा, दूसरी इसकी एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये ऐसा पर्सोना होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सोना की नीड्स जो है वो फुलफिल कर देते हैं, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर देते हैं, तो कोई भी दूसरा पर्सोना जो है उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सकती है।
ठीक है जी। इफ देयर आर मल्टीपल पर्सोनास विद रेडिकल डिफरेंट नीड्स, देयर आर मल्टीपल प्राइमरीज, हो सकते हैं, लेकिन हमारे केस में है भी, लेकिन उनको हम कंबाइन कर लेंगे। ईच प्राइमरी गेट देयर ओन इंटरफेस। ठीक है जी। अब इधर आ जाए जी सेकेंडरी में। सेकेंडरी के बारे में हम कहते हैं मोस्टली सेटिस्फाइड विद प्राइमरीज इंटरफेस। अगर हम प्राइमरी पर्सोना, जो स्पेशल पर्सोना हमने सेलेक्ट किया है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, एडिशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो सेकेंडरी के लिए तो कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगा। क्लियर। अब हम आते हैं अपनी केस स्टडी की तरफ और हमने पिक करना है चारों में से प्राइमरी। ऐसा पर्सोना जिसकी नीड्स अगर एक्सप्लिसिटली सेटिस्फाई हम नहीं करते और उसके लिए स्पेशल स्क्रीन डिजाइन नहीं करते तो उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई नहीं होगी। वो कौन है, हो सकता है जैकब जस्टिन, हो सकता है, हो सकता है जबकि कोई ऐसे चैलेंजेस जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी हो और उसके बगैर उसका नो मैम, नहीं। मैरिड पार्ट हो सकती है, आराम नो से कोई प्रॉब्लम नहीं। एलियन स्क्वाड हो सकती है, नहीं क्यों, इजीली पैशनेट है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी लर्न कर लेगी, चला लेगी। कैल्विस मैकवीन, इस बेचारे के लिए तो एक मुसीबत है ये सॉफ्टवेयर, क्या ख्याल है? Yes, ma'am. बिल्कुल मैम। आर्थराइटिस है, आईसाइट वीक है, ठीक है, उसको नजर भी नहीं आना, उसको हर तरह से प्रॉब्लम है। अब अगर हम इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो क्या हमारे बाकी पर्सोनास को कोई प्रॉब्लम होगी? No, ma'am. नहीं, इसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने पे वो भी सेटिस्फाई रहेंगे। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, मतलब ये हमें दो रिडंडेंट रिक्वायरमेंट वाले पेशेंट पर्सोनास नजर आ रहे थे, तो इनकी एक कॉमन रिक्वायरमेंट क्या थी कि जी ये टाइम कंज्यूमिंग स्क्रीन से बहुत एनवाय होते हैं, यानी वो डेमोस से बहुत एनवाय होते हैं। तो इसको हम नोट कर लें और इसको कैल्विस मैकवीन को हम सेटिस्फाई कर लें तो हमारे सारे के सारे जितने भी पर्सोनास हैं वो सेटिस्फाई हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम से, इंटरफेस से। अब हमने सेलेक्ट किया है प्राइमरी किसको, कैल्विस को, और हमने चैलेंजेस भी उसी के हाईलाइट किए। सबसे पहले हम उसके चैलेंजेस देखते हैं। A menu bar और a dialog box instantly lose Kelvis, क्योंकि उसको मेन्यू में सब नजर ही नहीं आता, मेन्यू के अंदर से रीड करके ऑप्शन वो सिलेक्ट भी नहीं कर सकता। क्यों? एक तो नजर नहीं आ रहा, दूसरा अगर नजर आ भी जाए तो वो टच नहीं कर पाएगा जब उसको एथराइटिस का कोई सीरियस अटैक होगा जिस टाइम पे। फिर उसके बाद विद एथराइटिस एनी कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। मेन्यू की लिस्ट में से अब देखिए मैं राइट क्लिक कर रही हूँ, मेन्यू डिस्प्ले हुआ है, इसको अगर फिंगर से टच करना हो तो ये कितनी क्लोजर प्लेस हुई हुई है सारी ऑप्शंस, क्या ख्याल है? अभी तो मेरे पास पॉइंटर है लेकिन वो तो टच स्क्रीन थी। जी समझ आ रही है? Yes, ma'am. टच के यस केस यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करने पे दो मल्टीपल भी टच हो सकती हैं, रॉन्ग भी Yes, टच हो ma'am. It's free. सकती है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन आर्थराइटिस पेशेंट के लिए मुश्किल होती है। अब आगे आ जाए जी। Interface designed for Kelvis will be acceptable to all others as long as their special needs are accommodated. अब समझ आई बात की? इसको हम प्राइमरी रखें लेकिन उनकी जो स्पेशल नीड्स थी उनको भी हम अकोमोडेट कर लें। ठीक है जी। मेजर इश्यूज इसके हैं, जो माइनर इश्यूज उनके हैं उनको भी हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एंटरटेन कर लिया। अब आगे चलते हैं जी कि अब हमने ये प्रॉब्लम डायग्नोसिस के बाद गाइडलाइंस क्या की है। सबसे पहले हमने कहा है कि कैल्विस कैन नॉट एंड विल नॉट नेविगेट, वो नेविगेट नहीं कर सकता, जैसे अभी मैंने आपको राइट क्लिक करके दिखाया। सो देयर कैन बी ओनली वन स्क्रीन। ठीक है जी। तो हमने उसके लिए एक सोल्यूशन क्या निकाला है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग मोनोपोली ऑफ फिल्म पोस्टर्स एंड एल्बम कवर्स। हमने बड़े बड़े पोस्टर्स और एल्बम कवर्स का एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग मोनोपोली बना दिया है और हम कहते हैं उसको स्वाइप कर करके और टच करके स्वाइप करके वो नेविगेट कर लेगा, और जिस पोस्टर को सेलेक्ट करना होगा वो जाहिर है इतना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है स्क्रीन का कि उसको टच करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा स्टिल हमें लगता है कि उसको इतना सीरियस इस वक्त
किसी टाइम पे आर्थराइटिस का अटैक हुआ है कि वो टच कर ही नहीं सकता, तो उसके लिए हमने उसके पास एक मैकेनिकल रोटेटिंग नॉब भी हमने उसको प्रोवाइड कर देना है। हम उसको एक डाटा व्हील प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमारे ऑडियो वीडियो प्लेयर्स जो गाड़ियों में होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं, आपने देखे हैं उनके पायनियर के जैसे फैन का रोटेटिंग नॉब होता है, तो इस तरह पायनियर के प्लेयर में भी वॉल्यूम वगैरह के और सिलेक्शन के कंट्रोल्स बने हुए होते हैं, उनको आप घुमा घुमा के सिलेक्शन करते हैं, रोटेट करके, और जब नेविगेट करते हैं, जब सिलेक्ट करना होता है तो प्रेस कर देते हैं। सबने यूज किया है ये। यस मैम। तो उसी रोटेटिंग नॉब, उसी तरह का रोटेटिंग नॉब हमने उसके लिए प्रोवाइड कर देना है। आगे चलें जी, अगला प्रॉब्लम क्या है कि एल्विस व्यू द पोस्टर्स एज इफ स्क्रॉलिंग पास्ट, नो नीड टू इवन थिंक इन टर्म्स ऑफ फिल्म कैटेगरी। ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा इसको देखने की और करने की, मेन्यू सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्वाइप करता जाएगा और स्वाइप करके जो नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली, हमें पता है कि 36 फिल्म्स थी, तो जब 36 फिल्म्स एंड होगी तो ऑटोमेटिकली वो म्यूजिक की कैटेगरी में जंप कर जाएगा। जब म्यूजिक की कैटेगरी, उसके एल्बम्स 36 एंड होंगे तो ऑटोमेटिकली वो रोटेट स्वाइप करने पे उससे नेक्स्ट ऑप्शन में, गेम्स की ऑप्शन में एंटर हो जाएगा। ये चीज भी क्लियर हो गई है? तो यस मैम। जो भी एक्सेस करना है वो रोटेट और स्वाइप से ही नेविगेट करेगा। उसके बाद नेविगेशन बार अक्रॉस द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, फीडबैक वेयर वी आर एंड विद जंप स्क्रॉलिंग फॉर चक। अब ये हमारे वो एक्सपीरियंस यूजर्स आ गए जो डायरेक्टली अपनी इस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली म्यूजिक या डायरेक्टली शॉपिंग या डायरेक्टली टीवी चैनल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो मेन्यू उनके लिए हमने एक छोटा सा नेविगेशन बार बना दी है, बॉटम में वो उसके थ्रू डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम फीडबैक भी दे रहे होते हैं कि बेसिकली रिफ्लेक्ट करेंगे फीडबैक कि इस वक्त करंटली वो किस ऑप्शन पे है। क्लियर? तो ये तो हमारी डिजाइन गाइडलाइंस थी जो हमने प्रिपेयर की हैं by considering Calvis as our primary persona and satisfying some special needs of Chuck, Persistent और जो हमारे experienced redundant personas थे, Chuck, Erin और Mari Depart। Clear? यस मैम। अब हम आपको दिखाते हैं रिजल्टेंट स्क्रीन। देखिए इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की, हमने सिर्फ दो ही काम किए हैं, क्लासिफिकेशन करके प्रोफाइल बनाया है। प्रोफाइल हमारा एक ही बनना था यूजर का, क्योंकि ये कमर्शियल एप्लीकेशन है, जिसने भी ये ज़ूम एयरवेज का टिकट बाय किया है वो एलिजिबल है उस पर्टिकुलर सिस्टम, एंटरटेनमेंट सिस्टम को यूज करने का। क्या ख्याल है? तो उसमें आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ना ही उसको फर्दर कोई एट्रीब्यूट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है। इसके लिए हमारा जो प्रोफाइल था उसमें दो तीन ही चीज़ें एट्रीब्यूट सेलेक्ट हुए थे। एक हमने क्लास देखी थी कि किस क्लास का पैसेंजर है, और दूसरा हमने एज ग्रुप देखा था। तो ये क्लासिफिकेशन की और प्रोफाइलिंग के फौरन बाद हमने पर्सोनास पे काम किया। पर्सोनास से भी हमारे सेम एट्रीब्यूट यूज हुए अलॉन्ग विद आइडेंटिटी, सिर्फ एक आइडेंटिटी एडिशनल है और बायोग्राफी, बाकी सारी चीजें वही एज और क्लास की ही हमने यूज की है। इतना काम करने के बाद हमें क्विक एंड डर्टी रीडिजाइन एक्टिविटी करने के काबिल हो गए। उस रीडिजाइन एक्टिविटी में जो हमने यहाँ पे गाइडलाइंस दी थी उसके ऊपर जब हमने उसको रीडिजाइन किया तो हमारी स्क्रीन कैसे कन्वर्ट हो गई। ये हमारी टच स्क्रीन है, इसमें ये हॉरिजॉन्टल पनोपली ऑफ फिल्म पोस्टर्स है। फिल्म्स, म्यूजिक एल्बम्स, गेम्स, इसी तरह से पोस्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट होंगे। एक पेज पे एक टाइप पे 3 डिस्प्ले हो रहे हैं, और आपने देखा है लार्ज स्क्रीन एरिया को वो कवर कर रहे हैं, तो आर्थराइटिस पेशेंट विद आर्थराइटिस भी इसको टच कर सकेगा। क्या ख्याल है? जी आवाज आ रही है? जी सिलेक्ट कर सकेगा इस इनको पोस्टर्स को? यस यस मैम। मैम। अच्छा, इसके अलावा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये इस तरह की जो स्क्रॉलिंग पेनल्टीज होती हैं उनके एंड्स पे नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट का एरो, और जब नेक्स्ट चले जाते हैं तो इधर एक प्रीवियस का एरो टच करने पे हाईलाइट होता है। रिमेम्बर? यस मैम। यस।
तो वो जंप शिफ्ट के लिए नेक्स्ट पेज की उसको भी हम यूज कर सकते हैं, जो हमारे मतलब स्मार्ट यूजर्स हैं। अच्छा, एनी हाउ ये, और इसके अलावा विजिबिलिटी पे आ जाते हैं। अगर उसने कॉन्टेक्ट्स वेयर नहीं भी किए हुए तो क्या उसको रीडेबल होंगे ये पोस्टर्स? जी, मैम दोबारा बताएं। एक पर्सन जिसकी आई साइट वीक है, अगर उसने कॉन्टेक्ट्स नहीं भी वेयर किए हुए तो क्या उसको ये पोस्टर्स रीडेबल होंगे, वो रीड कर सकेगा? जी मैम कर लेगा वो, मतलब जी, यहाँ क्योंकि हमने इतना। कैलविस का एक ये भी इशू देखा था कि उसकी आई साइट भी वीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं, मैंने आपको एक अगली ऑप्शन ये बताई थी कि इसमें हमने ये मेक श्योर किया है कि वो स्क्रॉलिंग पास से ही, लाइक उसको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस वो इसको नेविगेट करता जाएगा स्वाइप कर करके। और जब 36 की वो रेंज कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली, ये अभी फिल्म हाईलाइट है, जब फिल्म की कैटेगरी एंड हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करने से ही कहाँ जंप करेगा, म्यूजिक में। फिर जब म्यूजिक की 36 एल्बम्स खत्म हो जाएंगी तो ये किस पे जंप कर जाएगा, गेम्स में। तो जो हमारा कैलविस यूजर है, कैलविस टाइप जो डिसेबल यूजर्स होते हैं, वो इसको इसी तरह से स्क्रॉल कर करके सर्च कर पाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग तो है, लेकिन एटलीस्ट वो ना करने से काफी, ना यूज कर पाने से बेहतर हो गए ये हालात। फिर दूसरा ये कि अगर कोई सीरियस उसका राइटस अटैक हुआ हुआ है और वो टच नहीं कर पा रहा स्क्रीन को, तो उसके पास एक रोटेटिंग नॉब की ऑप्शन भी आ गई है। हमारी इनिशियल स्क्रीन में ये ऑप्शन नहीं थी ना। ये हमारी एग्जिस्टिंग सिस्टम था, इसके अंदर हमारे पास कोई मैकेनिकल नॉब नहीं है, रोटेटिंग नॉब। और जब हमने रीडिजाइन किया है तो अब ये देख रहे हैं, अब हमारे पास एक मैकेनिकल रोटेटिंग नॉब भी आ गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं डेमोस पे। एक बंदा जिसने यूज को लर्न करना है, वो न्यू यूजर है। पहले क्या होता था, कैलविस और मैरी डिपार्ट काफी इरिटेट होते थे क्योंकि वहां पे एक डेमो जो है स्क्रीन स्टार्ट होने पे प्ले हो जाता था, जब तक वो खत्म नहीं होता था तब तक वो कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक इन्फो का टैब नजर आ रहा होगा, इन्फो का टैब नजर आ रहा है, यस मैम साइड पे। इन्फो का टैब नजर आ रहा है हमें। उसमें से हम अपने इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करने और इसको यूज करने से रिलेटेड किसी किस्म की भी हेल्प ले सकते हैं। हमारे सारे डेमोस ट्यूटोरियल्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है जी। तो न्यू यूजर भी फैसिलिटेट हो गया, और चक और मारी जैसे, मारी डिपार्ट जैसे जो यूजर्स हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं एडिंग स्पॉट पे। एक पैशनेट यूजर है और वो भी टाइम कंज्यूमिंग स्क्रीन से भी तंग होती है और डायरेक्टली अपनी रिक्वायर्ड ऑप्शन पे जाना चाहती है। तो उसके लिए क्या ये मेन्यू बार सफिशिएंट होगी कि वो डायरेक्टली गेम्स में एंटर हो और अपने मतलब की जो गेम है उसको प्ले करके लर्न कर ले? क्लियर? यस मैम। तो क्या ये जो हमने सॉल्यूशन प्रपोज किया है रीडिजाइन करके, ओनली बाय रिव्यूइंग, क्या कहना चाहिए, प्रोफाइलिंग एंड पर्सोनास, जो हमारा एक क्विक एंड रेडी डिजाइन है, उसमें क्या आपको लगता है कि ये जितने भी हमारे टारगेट यूजर्स थे, पैसेंजर्स थे, वो सेटिस्फाई हो सकते हैं? यस मैम, सबकी मैम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। जी, किसी का इससे रिलेटेड अभी स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम अगर डिफरेंट यूजर का ये कोई अच्छी रिक्वायरमेंट होगी तो हम हर एक के लिए करेंगे डिजाइन, रीडिजाइन। क्वेश्चन ठीक है आपका, मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये है एक कमर्शियल टूल, जिस बंदे ने प्लेन का टिकट बाय कर लेना है उसको ये एक्सेसिबल होना है, ठीक है जी। इसका और कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये उसी तरह का एक कमर्शियल टूल है जैसे आपके उबर, क्रीम, म्यूजिक प्लेयर्स या कोई भी गेम्स एप्लीकेशंस होती हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस पे जो आपके यूजर है, उनका यूजर लेवल प्रोफाइल एक ही बनता है, क्योंकि आपने एक्सेस जो है वो ओपन कर दी है। वो एक बच्चा भी यूज कर सकता है, वो एक बड़ा भी यूज कर सकता है, वो ओल्ड पर्सन भी यूज कर सकता है, जिसको भी जरूरत है वो उसको यूज कर सकता है। तो इसमें आप बहुत ज्यादा कैटेगराइज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अट्रीब्यूट्स जो है वो डिटेल्ड अट्रीब्यूट्स हाईलाइट नहीं कर सकते। इसमें आपने बहुत जेनेरिक रखनी होती है चीजें। तो इस केस में ये हमारे पास एक बहुत जनरलाइज्ड किस्म का एक ही
क्या कहना चाहिए कैटेगरी थी, एक ही प्रोफाइल था जिसको हमने फोकस किया है। इसमें जो हमारा दूसरा प्रोफाइल था वो एडमिन स्टाफ या अटेंडी का था। उसकी रीडिजाइन एक्टिविटी उन्होंने हमसे करवाई ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा ट्रेंड स्टाफ है, उनको इंटरफेस को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपने पैसेंजर्स को मजीद फैसिलिटेट करना चाहते हैं। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, तो इसलिए हमें इसमें सिर्फ एक ही यूजर के इंटरफेस पे काम करना था। अगर आप कोई और एप्लीकेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएमटी पोर्टल, तो उसमें बहुत स्पेसिफिक डिटेल्ड क्राइटेरियाज होंगे, डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स होंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। फैकल्टी के लिए सेपरेट रीडिज़ाइन एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट के लिए सेपरेट रीडिज़ाइन एक्टिविटी होगी, रजिस्ट्रार और एडमिन स्टाफ के लिए सेपरेट होगी। क्लियर? यस मैम। तो ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है और उसकी प्रोफाइलिंग किस तरह से हुई है। अच्छा, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि गोल्स एंड पर्सोनास कैन कोएग्जिस्ट। जैसे हमने देखा था कि मैरी डिपार्ट और चकबर जस्टिन के कोएग्जिस्ट कर गए थे। जी अब्दुल रहमान, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, डिफाइन गोल्स फॉर ईच पर्सोना, ये तो खैर करने ही होते हैं और ये बेसिकली गोल्स ही डिफाइन करने के लिए आपने देखा है कि ये जो 2-3 लाइनों की नीचे डिस्क्रिप्शन होती है ये हर एक के साथ दी जाती है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर अपकमिंग असाइनमेंट्स। आपने क्लासिफिकेशन करनी है और जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल करवाई थी वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी, शायद आपको उतनी ज़रूरत ना पड़े। आपने पर्सोना जब भी बिल्ड कर रहे हैं बस 3-4 लाइनों में उसको एक्सप्लेन कर देना है, उसके बिहेवियर को और रेलिवेंट टू इंटरफेस यूजेज उसकी क्या कहना चाहिए टेम्परामेंट से। तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर? और अब से ऑनवर्ड जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी और एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो आपका अपना प्रोजेक्ट ही है, आप उसी के ऊपर काम करेंगे। केस स्टडी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अपनी फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड? जी अच्छा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्रोफाइल एंड पर्सोनाज आर टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। प्रोफाइल हमेशा जॉब डिस्क्रिप्शन का होता है और जेनेरिक होता है। जैसे कि हमने ट्रैवल एजेंट एक प्रोफाइल किया था, फैकल्टी एक प्रोफाइल हो सकता है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्लिसिटली उसके इंडिविजुअल्स को इंटरव्यू करते हैं तो उनको हम पर्सोनास कहते हैं। तो पर्सोना में एक फिक्शनल या रियल करेक्टर होता है जिसको आप जिसकी रियल करेक्टरिस्टिक्स पे आप बात करते हैं। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, इनके अंदर एक्सप्लिसिटली सेपरेट काम करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जो हमारी प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स और ग्रुपिंग है और इसके बाद मैं आपकी असाइनमेंट रिव्यू करवाऊंगी जो हमारी अपकमिंग नेक्स्ट पोस्ट होनी है। लास्ट असाइनमेंट जो आपने सबमिट करवाई थी, असाइनमेंट 1, वो मार्क हो चुकी है और आपको नज़र आ रहे होंगे मार्क्स अपने। जिन लोगों ने नहीं सबमिट करवाई उनके भी आपको नज़र आ रहे होंगे मार्क्स नहीं है, या मे बी अगर मैम मेरा नहीं नजर आ रहे। जी अभी आपको दिखा देते हैं। ठीक है जी, ये असाइनमेंट 1 के मार्क्स हैं। मैम ये कौन सी वो जो हमने सबमिट करवाई थी वो आई गैस उसकी थी जिसमें हाँ समझ आ गई मैम, जिसमें हमें मॉड्यूल्स बता रहे थे। जी जी, मॉडल से आपने एक्सप्लोरेटरी इवैल्यूएशन की थी। उसके एक्टिविटी के नहीं लगाए आपने जो हमने की थी एक्टिविटी के भी सबमिट। एक्टिविटी के मार्क्स यहाँ अपलोड नहीं होंगे। मैम असाइनमेंट 1 तो वो नहीं थी गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ सॉल्यूशन वाली? यस मैम, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और गल्फ ऑफ एवोल्यूशन था। जी बिल्कुल वही है। ये उसी के मार्क्स हैं? हाँ जी, 50 तो मार्क्स। ये मैम भी दिखा ब्रांडेड दो। रैक के नंबर नहीं लगे। एक मिनट अभी पता करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बताएं किसके नंबर नहीं लगे? ब्रांडेड रैक
बेटे असाइनमेंट 1 में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं था, आपने इंडिविजुअली सबमिट करवाई थी, ये सबकी इंडिविजुअल सबमिशन थी। अभी चेक कर लेते हैं आपकी सबमिशन है या नहीं है। हाफ सबमिशन हैं तो बेटा इतना ही होना था ना। जी ब्रांडेड ड्रैग वाले स्टूडेंट्स सबमिशन करवाई थी बेटा। तो बोल ही नहीं कि एनी हाउ ये जी अभी तक जिनकी आइडिया सबमिशन नहीं है, अली रजा अवेलेबल है, अली रजा, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अब्दुल रहमान। मैंने तो करवाई थी वो लोग। बेटा कुछ भी ABC XYZ आप हमें मेंशन कर दें, क्योंकि हमने आपको अगली असाइनमेंट एक्सप्लेन करनी है। फैमिली एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी तो मैंने आपको करवा दी थी उधर। बेटे ये असाइनमेंट 1 के मार्क्स हैं और असाइनमेंट 1 में टोटल 15 सबमिशंस हैं, इसका मतलब है हाफ जो क्लास है उसने सबमिट ही नहीं करवाई, तो उसमें मैम यही होना। असाइनमेंट 1 के तो मेरे लगे हुए हैं मार्क्स, आपने उधर अभी दिखाए हैं, उसमें तो आ रहे हैं। ये और क्या चीज है जो आपको नहीं समझ आ रही? ये एक्टिविटी नहीं है, ये प्रोजेक्ट आइडिया है बेटा। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आइडिया मैं आज जमा करवा दूंगा। अब तो उसकी सबमिशन लॉक हो चुकी है, आप सिर्फ हमें नाम बता दें। मैम फेयर शेयर। फेयर शेयर ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। मैम बेसिकली ये जैसा क्रेडिट आउट हो जाए ना उबर या करीम में, तो वो दूसरे की हेल्प लेके उसमें ऑप्शन दे देंगे ना कि आप उसमें हेल्प लेके तो क्रेडिट शेयर कर लें किसी के साथ, मतलब अगर आपका रास्ते में आता है तो। ओके, तो आप किसी को ग्रुप मेंबर रखना पसंद करेंगे अपने साथ? अबू बकर एक अवेलेबल है। हो गया, मैं रात को आपको सबमिट करा दूंगा। ठीक, अब आप ईमेल करेंगे क्योंकि सबमिशन लॉक हो चुकी है। जी ठीक है मैम ब्रांडेड ड्रैग के नंबर नहीं लगे। किस चीज के नंबर नहीं लगे ब्रांडेड ड्रैग के? ये असाइनमेंट 1 आपने सबमिट करवाई थी? जी मैम मैंने करवाई थी, आपने कहा था एक बंदा करवा दे, मैंने करवाई। जी उसामा मुझे बताएं 1 मिनट। उसामा शफी। उफ, बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा था कि एक बंदा करवा दे, मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट आइडिया एक सबमिट करवा दे, लेकिन जो असाइनमेंट 1 है वो इंडिविजुअल सबमिशन थी, असाइनमेंट 1 का प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैम आपने लास्ट टाइम कहा था कि जो आप जिनका सेम है ना वो उनमें से एक बंदा ही नहीं, करवा दिया करे। ये असाइनमेंट 2 से ऑनवर्ड्स ऐसा होना है। असाइनमेंट 1 इंडिपेंडेंट है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई चीज नहीं थी। फिर अब वो एक पर्सन ने तो सबमिट करा दी है, फिर हम दोनों आपको मेल करते हैं जो दूर रह गए। बेटे आप ऑल टुगेदर न्यू अपनी असाइनमेंट बना के सबमिट करवाएंगे, वो हम रीयूज नहीं कर सकते उसको, तो प्लेजरिज्म हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो अपनी ही बनाएंगे ना, वो तो आप अपनी ही करेंगे, तो लेकिन आपने मैं कह रहा हूँ फिर और से क्यों नहीं बात सुनते? रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं आपको, इतनी दफा ये चीजें बताई हैं कि ये इंडिविजुअल असाइनमेंट है, इसमें हम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक्सप्लोरेटरी इवैल्यूएशन की असाइनमेंट थी और आपको मॉडल्स प्रैक्टिस करवाए थे, वर्चुअल और रियल के कंपैरिजन प्रैक्टिस करवाए थे, इसका मैम हमारे प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं था और ये बस वो बहुत दफा एक्सप्लेन किया। कंफ्यूजन होगी ना मैम, वो सारा समझा हुआ है, वो किया भी हुआ है, बस आप बता दें, मैं फिर आपको भी थोड़ी देर में ये मेल आप कर देता मेल हूँ। कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं आप। चलें ठीक है ठीक। ईमेल की हेडिंग यही और डाल ये दूँ असाइनमेंट 1। हाँ जी, और ये इंडिविजुअल सबमिशन है, सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है मैम। मैम मैंने भी सबमिट करा दी थी LMS पे, एक दिन लेट हो गया था। वो तो फिर लॉक थी सबमिशन, वो हमें एक्सेप्ट ही नहीं हुई। बस अब आप मूव ऑन करें, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैम वो थोड़े से इश्यूज मेल कर दें आपको? मेल कर दें, लेकिन इसका होना कुछ नहीं है, बस रिकॉर्ड भी क्या नहीं है।
ठीक है जी, आगे आपको असाइनमेंट की स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर देती हूँ जो आपकी अब नेक्स्ट पोस्ट होनी है। और अब प्रोजेक्ट आइडियाज जो है वो अभी भी आपके पेंडिंग है। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपका आज का लेक्चर है, इसको मैं रिपीट कर दूं कि इसकी स्लाइड्स वही सेव है, एनालिसिस जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेंशन किया था कि गूगल ड्राइव पे शेयर की हुई है, क्योंकि इसका साइज बड़ा था तो ये ड्राइव का लिंक है। ठीक है जी, इसी वही अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम आपकी असाइनमेंट की स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में व्हाट इज वांटेड कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने व्हाट इज वांटेड प्लस उसमें रिक्वायरमेंट्स को देखा है। तो क्लासिफिकेशन तक का जो काम है वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये हमारी जो असाइनमेंट है ये भी बेसिकली इसी चीज पे है। हमारे पास मैम सेक्शन अब से जो असाइनमेंट होगी ये प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, मतलब ये प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट रिलेटेड। बेस्ड है जी। असाइनमेंट 2 से ऑनवर्ड्स प्रोजेक्ट बेस्ड है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल मस्ट एंटर करना है। ठीक है, ओके। ठीक है जी, ये आपको एक कॉलम नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट टाइटल। तो हर दफ़ा जब आप असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे आपने फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी, इसके -5 मार्क्स हैं। ये आपको पहली असाइनमेंट की गाइडलाइन में भी बता दिया गया है। और दूसरी बात ये कि आपने इसके अंदर अपना अब ये रूटीन बना लेनी है। अब से ऑनवर्ड जितनी भी असाइनमेंट्स हैं इसमें अपना प्रोजेक्ट टाइटल मस्ट मेंशन करना है। सेक्शन जो है वो भी यहाँ से आपने जो आपका है वो इंक्लूड कर देना है और दूसरे को एक्सक्लूड कर देना है। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो मुझे क्लास लीव करनी पड़ रही है, जरा जरूरी काम से जाना है, तो जी अटेंडेंस लगा देंगे मेरी, मैं क्लास नहीं जी जा जी जी बिल्कुल। अच्छा रहा। जी, हाँ मैम। एनी इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसकी स्टेटमेंट देख सकते हैं आप। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमने कहा है यू हैव टू डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले टारगेट पॉपुलेशन हाईलाइट करनी है और उसके अंदर से फिर आपने जैसे अभी हमने किया था ना कि प्राइमरी क्लास, सेकेंडरी क्लास और सॉरी बिजनेस क्लास, इकोनॉमी और फर्स्ट क्लास, और इसके अलावा डिफरेंट एज ग्रुप्स का हमने कहा था कि बच्चे भी हो सकते हैं और एल्डरली पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह से लिस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मेजर क्लासेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो आपने ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में प्राइमरी प्रोफाइल कौन हो सकता है, सेकेंडरी प्रोफाइल कौन हो सकता है और टर्शरी कौन हो सकता है। ये सारे तीनों प्रोफाइल्स जो है वो आपने हाईलाइट कर दे, तीनों रोल्स के। जैसे एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि यूएमटी पोर्टल में हमने कहा था कि स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं ये प्राइमरी है, मल्टीपल प्राइमरी प्रोफाइल्स हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर सेकेंडरी में हमने कहा था कि अगर हम यूएमटी पोर्टल को कंसीडर करें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो सकता है। टर्शरी में हम डीन, डायरेक्टर्स वगैरह जो अथॉरिटेटिव पोस्ट हैं उनको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा जी जी सर कोई क्वेश्चन है? मैम व्हाट इफ हमारे पास सेकेंडरी और टर्शरी हो ही ना हमारे प्रोजेक्ट में? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया कमर्शियल एप्लीकेशंस में नॉर्मली एक ही प्रोफाइल होता है, द यूजर। तो अगर कोई इस तरह की एप्लीकेशन है जैसे मैंने आपके साथ रोल्स के साथ डिस्कस की है, तो उसमें जैसे ऊबर में मल्टीपल हैं, ड्राइवर का अलग इंटरफेस है, यूज़र का सेपरेट है, फिर उनका जो अपना स्टाफ है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं उनका सेपरेट है, तो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है जी। मैम सेकेंडरी में आपने कौन सा बताया था? ओके मैम। सेकेंडरी टर्शरी में लेस फ्रीक्वेंटली जो यूज करते हैं प्रोफाइलिंग के केस में। अभी हम यूएमटी के पोर्टल की एग्जांपल ले रहे थे। तो प्राइमरी में हमने कहा है फैकल्टी और स्टूडेंट्स, सेकेंडरी में हमने कहा है क्लास कोऑर्डिनेटर्स और इस टाइप के जितने भी हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर टाइप स्टाफ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, एडवाइजर्स का आ जाता है इस तरह से। तो टर्शरी में आ जाते हैं डीन्स, डायरेक्टर्स और जितना भी टॉप अथॉरिटेटिव स्टाफ होता है।
बाकी ये स्लाइड से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है उसमें। सेकंड आपने काम ये करना है, कैटेगराइज द मेजर क्लासेस फर्दर विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरिया। अब जब आपने क्लासिफिकेशन कर लेनी है ना, उसके बाद हर क्लास यानी हर प्रोफाइल को बिल्ड करना है विद दीज पैरामीटर्स। तो ये हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट आप उसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने आपको मैक्सिमम में एग्जांपल स्लाइड्स में करवाई हुई है, और जो ये आपके पास जो क्राइटेरिया सेट किया है असाइनमेंट में वो मिनिमम है। तो मैक्सिमम आप वहाँ से हेल्प लेके जितना मर्जी इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? मैम हमें एज एक्सपीरियंस में क्या लिखना है, उनकी एज वगैरह बतानी है? जी ये प्रोफाइल्स है, अभी अभी हम क्लासिफिकेशन और प्रोफाइल के काम आपसे करवा रहे हैं। हाँ, ध्यान से गौर से पढ़ के असाइनमेंट करें, बाद में फिर आप बिला वजह बहस करते हैं। ये क्लासिफिकेशन तक की असाइनमेंट है। आपने इसकी स्लाइड्स अपलोड कर ली ना, क्योंकि कभी कभी अगर कोई पॉइंट एक होता है कि मतलब क्लियर नहीं होता तो वहां से देख लें। अपलोडेड है, रिकॉर्डिंग्स भी आपके साथ शेयर हो चुकी है। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। प्रीवियस 2 लेक्चर्स के जो टास्क हैं ये उसके उससे हेल्प मिलेगी आपको। काइंडली इसकी थोड़ी सबमिशन बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, तो उसमें जैसे थोड़ा टाइम ना लग जाए, इस वजह से ये थोड़ा मैम आप। अब बेटा अभी तो ये अपलोड भी नहीं हुई है, आज क्रिएट करूंगी तो टाइम ऑफ कोर्स दूंगी। यस मैम, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा काफी ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज से तो हॉस्पिटल में था, इस वजह से। ठीक जी, अभी आई थिंक अटेंडेंस लगा लेते हैं, किसी का कोई मैम इशू। मेरी जो है ना रिकॉर्डिंग की मेल नहीं आती मुझे जी आज आप तक, कोई भी नहीं आई। अरसलान, इसका बेहतर तरीका ये है कि आप मुझे बताएं, आपको क्लास इनविटेशन की तो जरूरत नहीं पड़ती होगी, आप एलएमएस से ले लेते होंगे। यस मैम। एक मिनट जी, आप मुझे बताएं आपका नाम है अरसलान, ये 21 आप है? यस मैम। ओ यस, आपका मुझे एरर आता है, मेरे पास ओ एरर। लिखा हुआ है। ओके यस, मैम ये बंदे मशकूक है। ये नहीं ओ की वजह से आता था। ठीक है, ये मैंने शीट जिसने बनवाई है उसने 0 की जगह ओ लिखा हुआ है। ठीक है, आज से आपको आ जाएगी। ओके मैम। अच्छा जी, रोल कॉल प्लीज। जिनका माइक का इशू है वो लोग रेज हैंड कर सकते हैं। अब्दुल हमीद, अबू बकर 19, अबू बकर, प्रेजेंट। अबू बकर 7, प्रेजेंट मैम। अबू बकर 73, असलान मसूद, फरहान प्रेजेंट। फरहान शाहिद, हारिस मोहम्मद हारिस, प्रेजेंट। माहम बिनते अब्दुल रऊफ, माहम बिनते अब्दुल रऊफ, प्रेजेंट। मलाइका अजीज, मुदस्सिर कयूम, मोहम्मद अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बिर्क, सॉरी प्रेजेंट अब्दुल्ला, मैम। असफर कामरान, मोहम्मद हसान, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद मुज्तबा, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मोहम्मद हुजैफा। जी मैं प्रेजेंट, मुस्तफा प्रेजेंट। मोहम्मद साद रियाज, मोहम्मद सोएब, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमैर नसीर, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद यस जुबैर, मैम। राहुल कुमार, रिदा नासिर, यस मैम। साद अशरफ, सैफुर रहमान, साद अशरफ प्रेजेंट। शयान अब्दुल रऊफ, यस मैम। शिराज हुसैन, यस मैम, शिराज मैम। सैयद अताबिक अली शाह, उसामा शफीक, सैयद अताबिक अली शाह, उसामा शफीक,
ज़रफ़ा मसूद। ठीक है जी। जी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास में एंड कर रही हूँ।